अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 डेटाबेस एनवायरनमेंट का नेक्स्ट टॉपिक वो स्टडी करेंगे। बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द कंटेंट्स ऑफ टुडेज़ लेक्चर। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि डेटाबेस डेवलपमेंट प्रोसेस में क्या क्या स्ट्रैटेजीज़ यूज़ होती हैं। ठीक है, दो मेन स्ट्रैटेजीज़ यूज़ होती हैं, टॉप डाउन डेवलपमेंट एंड बॉटम अप डेवलपमेंट। उसके बाद हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टडी करेंगे SDLC, दैट इज़ सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। मीन्स जो आप डेटाबेस सॉफ्टवेयर जब डेवलप किया जाता है तो वो पूरे के पूरे जो उसके स्टेप्स होते हैं डेवलप करने के, उसके सारे जो फेजेस होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, उनको हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। डेटाबेस डेवलपमेंट प्रोसेस, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जब आपने डेटाबेस डेवलप करना है, मींस उनका एक कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम आप बनाना शुरू करने लगे हैं, तो ऑब्वियसली एक ये बहुत ही लेंथी और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है। ठीक है, अब बहुत सारी डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ यूज़ हो सकती हैं इसमें बनाने में। दो जो जनरल स्ट्रैटेजीज़ यूज़ होती हैं, दैट इज़ टॉप डाउन डेवलपमेंट एंड बॉटम अप डेवलपमेंट। ये दो स्ट्रैटेजीज़ क्या हैं ये हम आगे भी पढ़ते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि जब भी एक सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन किसी ऑर्गेनाइजेशन की डेवलप की जाती है तो उसका मेन पर्पस क्या होता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करना, कि उस ऑर्गेनाइजेशन की जो नीड्स हैं, ठीक है, उसको कंप्लीट करना, उसको सेटिस्फाई करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अगर एक घर बनाने जा रहे हैं किसी भी कस्टमर का, ठीक है, अगर वो घर उसकी नीड्स को ही पूरा नहीं कर रहा तो आपने चाहे उस पर कितनी ही मेहनत क्यों ना कर ली हो, उस घर के बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर उसकी नीड जो थी वो कमर्शियल घर की थी, आपने उसको डोमेस्टिक घरेलू घर बना दिया है, लाखों रुपया उस पर लगा दिया है, सालों का टाइम उस पर लगा दिया है, एट द एंड जब वो उसकी रिक्वायरमेंट को ही फुलफ़िल नहीं कर रहा तो वो सारी की सारी जो मेहनत है वो सारी वेस्ट हो जाती है। सेम गोज़ with the database development as well, कि जब डेटाबेस सॉफ्टवेयर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का बनाया जाता है तो उस ऑर्गेनाइजेशन की पहले आपने रिक्वायरमेंट और नीड्स को अंडरस्टैंड करना है। जितनी आपको उसकी रिक्वायरमेंट्स क्लियर होंगी, जितनी आपको उसकी नीड्स क्लियर होंगी, उतना ही अच्छा आप उसको फुलफ़िल भी कर सकते हैं। आप उसका वो सॉफ्टवेयर उसकी नीड्स के अकॉर्डिंगली बना सकते हैं। तो डेटाबेस एप्लीकेशन को बनाने का मकसद ही क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या यूज़र की रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई करना। A database application is developed to satisfy the requirements of the user. So हमें इन रिक्वायरमेंट्स को बहुत डिटेल में स्टडी करना पड़ता है। हम लोग जितना ज़्यादा रिक्वायरमेंट गैदरिंग में और रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करने में टाइम लगाएंगे, जितनी अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करेंगे, उसके बाद हम डेवलपमेंट जो है, सॉफ्टवेयर जो डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छी कर सकेंगे, और रिक्वायर्ड जो है, जो नीडेड सॉफ्टवेयर है वो हम अच्छी तरह से बना सकेंगे। रिक्वायरमेंट्स सबसे पहले डिफ़ाइन कर दी जाती हैं। मींस कि जब आपने डेवलपमेंट स्टार्ट ही करनी है तो एक तरह से सबसे पहला काम ही क्या है, रिक्वायरमेंट्स को गैदर करना। अब ये रिक्वायरमेंट्स कैसे गैदर की जा सकती हैं, इसकी भी डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप इंटरव्यू करके पूछ सकते हैं, आप क्वेश्चनर्स करके ऑर्गेनाइजेशन में डिस्ट्रीब्यूट करके क्वेश्चनर्स में उनके रिक्वायरमेंट्स पूछ सकते हैं। आप जो है ऑर्गेनाइजेशन को वैसे स्टडी कर लें, उनकी जो फाइल्स वगैरह पड़ी हुई हैं, रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं, वो देख के कि ये ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम कर रही है, इनकी नीड्स या जो है ये क्या चाह रहे हैं। तो ये डिफरेंट तरीके होते हैं रिक्वायरमेंट्स को गैदर करने के। हम इंशाल्लाह इनको आगे फर्दर भी स्टडी करेंगे। देयर आर 2 स्ट्रैटेजीज़ टू डेवलप। अभी मैं आपको बता चुकी हूँ कि 2 स्ट्रैटेजीज़ यूज़ होती हैं, टॉप डाउन डेवलपमेंट एंड बॉटम अप डेवलपमेंट। सबसे पहले टॉप डाउन डेवलपमेंट। टॉप डाउन डेवलपमेंट से क्या मुराद है, जनरल इश्यूज से मूव करना टू द स्पेसिफिक इश्यूज़। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जनरल इशू क्या हो सकता है कि उसके जो पहले वो मैनुअल सिस्टम या फाइल रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, उसमें डाटा इंटेग्रिटी का मसला आ रहा है, एक्यूरेट डाटा एंट्रीज़ का मसला आ रहा है, बहुत ज़्यादा लोड हो रहा है, बहुत ज़्यादा फाइल्स पड़ी हुई हैं, स्टोरेज स्पेस बहुत कंज्यूम हो रही है। ये जनरल इश्यूज़ है।
स्पेसिफिक इशू क्या हो सकता है? फॉर एग्ज़ाम्पल एक डिपार्टमेंट ने एक जो है वो फ़ीस का फॉर एग्ज़ाम्पल सिस्टम है, वो चाह रहे हैं कि वो ऑटोमेटिकली जनरेट, कंप्यूटराइज जनरेट हो जाए, उनको जो है वो कंप्यूटर इस चीज़ में हेल्प आउट करे। तो अगर आप ओवरऑल जनरल इश्यूज से मूव करते हुए स्पेसिफिक इश्यूज़ की तरफ जाएंगे तो ऐसी डेवलपमेंट अप्रोच को हम कहते हैं टॉप डाउन डेवलपमेंट अप्रोच। यानी आप पहले जनरल गोल्स देखें ऑर्गेनाइजेशन को, ये ऑर्गेनाइजेशन काम क्या कर रही है, इस ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस क्या है, ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन को ये सॉफ्टवेयर क्यों चाहिए हैं और कौन कौन से तरीके हैं जिससे उसके ये गोल्स या ये उसकी नीड्स हम फुलफ़िल कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू फाइंड आउट जनरल गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जनरल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन किस वजह से काम कर रही है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। उसके बाद एंड द मीन्स बाय विच द गोल्स कैन बी अचीव्ड, हम वो तरीके देखते हैं जिसकी वजह से उन गोल्स को हम अचीव कर सकते हैं। सो रिक्वायरमेंट्स डिफ़ाइन करते हैं, यानी कि ये अगर इनकी ये जनरल इश्यूज़ हैं तो इन जनरल इश्यूज़ में यानी इनके रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, इनको जो हम सॉफ्टवेयर बना के देने लगे हैं वो कैसे सॉल्व हो सकती है, ये एक्चुअली चाह क्या रहे हैं। एक एब्स्ट्रैक्ट सा यानी एक हाई लेवल का मॉडल सा बन जाता है, ठीक है, एक डिज़ाइन बन जाता है, आपको आइडिया हो जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन में ये रिक्वायरमेंट्स हैं, इनके ये जनरल गोल्स हैं। बॉटम अप डेवलपमेंट क्या है, ये इससे ऑपोजिट है, रिवर्स है। यानी आपने पहले स्पेसिफिक इश्यूज से स्टार्ट करना है और उसके बाद जनरल इश्यूज तक पहुंचना है। आपने पहले वो स्पेसिफिक सिस्टम जो एक डिपार्टमेंट में उनको जो स्पेसिफिक चीज़ चाहिए है ना, उसको स्टडी करना है और आहिस्ता आहिस्ता फिर पूरी ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करना है या उसकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन का जो सॉफ्टवेयर है वो डेवलप करना है। सो मूविंग फ्रॉम द स्पेसिफिक इश्यूज़ टू द जनरल इश्यूज़, अगर ये वाली अप्रोच आप यूज़ कर रहे हैं तो दिस इज़ कॉल्ड एज द बॉटम अप डेवलपमेंट। सो दिस स्ट्रेटजी स्टार्ट्स विद द स्पेसिफिक इश्यूज़ एंड मूव्स टू द जनरल इश्यूज़। सो द यूज़र बिगिनस, स्टार्टिंग ही कहाँ से होगी, वो जो ख़ास इशू है उसके बारे में जो सॉफ्टवेयर बनाना है आपने, ख़ास एक डिपार्टमेंट में फ़ीस का काम करना है जी, फ़ीस जनरेट करनी है ऑटोमेटिकली। सो एक स्पेसिफिक इशू हो गया ना, पूरी ऑर्गेनाइजेशन एक कॉलेज या यूनिवर्सिटी है, ठीक है, उसका पूरी ऑर्गेनाइजेशन का जनरल गोल ये तो नहीं है कि फ़ीस जनरेट करना, फ़ीस जनरेट करना उनका एक स्पेसिफिक गोल है, स्पेसिफिक इशू है कि एक डिपार्टमेंट में फ़ीस को हमने कंप्यूटराइज तरीके से जनरेट करना है। तो अगर पहले आप स्पेसिफिक इशूज़ से मूव कर रहे हैं और फिर ओवरऑल जनरल इश्यूज़ की तरफ जा रहे हैं तो ये वाली डेवलपमेंट की अप्रोच आपकी बॉटम अप डेवलपमेंट अप्रोच है। सो द यूज़र बिगिनस बाय आइडेंटिफाइंग अ स्पेसिफिक सिस्टम टू बी डेवलप्ड, यानी यूज़र फिर स्टार्ट ही कैसे करेगा कि पहले वो स्पेसिफिक सिस्टम डेवलप करेगा, वो फ़ी जनरेट करने वाला स्पेसिफिक सिस्टम जो डेवलप करेगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता उस सिस्टम को बड़ा करता जाएगा, इन्हांस करता जाएगा और उसमें और चीज़ें जो हैं वो ऐड करता जाएगा। द रिक्वायरमेंट्स, अब हमें हर डेवलपमेंट अप्रोच में चाहे वो टॉप जो है बॉटम है या बॉटम अप है, ठीक है, दोनों में ही क्या है, रिक्वायरमेंट्स जानना ज़रूरी है कि यूज़र की ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट्स क्या है। अगर फ़ी स्पेसिफिक इशू भी है तो फ़ी कैसे जनरेट हो रही है, किस तरह, पहले कैसे हो रही थी, अब कैसे करना चाह रहे हैं, क्या इश्यूज़ आ रहे थे पहले जनरेट होने में कि अब ये कंप्यूटराइज्ड सिस्टम पे मूव करना चाह रहे हैं। तो रिक्वायरमेंट्स को पहले फाइंड आउट करेंगे कि और ये फाइंड आउट यूजुअली कैसे होती है, मैंने आपको बताया था डिफरेंट मेथड्स होते हैं, इंटरव्यू से हो सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन जो ऑलरेडी सिस्टम चल रहा है उसको स्टडी करने से हो सकता है, ठीक है, उनके जो वहाँ पे फाइल्स रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं, फाइल्स से डॉक्यूमेंटेशन से उनको पता चल जाएगा कि ऑलरेडी ये काम इस तरह से हो रहा है और उसमें ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। सो पहले रिक्वायरमेंट्स फाइंड आउट करेंगे दोनों स्ट्रैटेजीज़ के केस में, उसके बाद ही हम डेवलपमेंट का प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। Next is a very important topic, that is system development life cycle। अच्छा, जब भी आप किसी भी चीज़ की डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं, लेट अस सपोज एक घर ही की डेवलपमेंट स्टार्ट होने लगी है, घर बनाना है, तो ऐसा तो नहीं होता ना कि आप गए जी बाज़ार से और बस जी रेत बजरी लाए और मज़दूर जो हैं वो खड़े हो गए आपकी घर बनाना स्टार्ट करना। नो, देयर आर ऑलवेज सर्टेन स्टेप्स टू फॉलो।
यूजुअली घर बनाने के लिए स्टेप्स क्या होंगे, पहले तो आपसे क्लियर करेगा ठेकेदार भी आपने घर क्या कमर्शियल बनाना है या अपने रेजिडेंस के लिए बनाना है, आपको कितने कमरे चाहिए, आपने डबल स्टोरी बनाना है सिंगल स्टोरी बनाना है, ठीक है। पहले वो आपसे पूछेगा ना, आपसे डिटेल्स लेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर क्या होगा, उसको स्टडी करेगा, अच्छा आपको बताएगा अच्छा इस पे इतनी कॉस्ट आ सकती है, इस पे इतना टाइम लग सकता है। ये एक सर्टन स्टेप्स हैं ना जो कि फ़ॉलो किए जाते हैं, इतने पैसे लगेंगे, इतने टाइम में बन जाएगा, यहाँ से हमें ज़्यादा चीज़ अच्छी मिलेगी, मतलब डीप एक एनालिसिस करेगा, अंडरस्टैंड करेगा, अच्छा ये ऐसा चाह रहे हैं तो हम इसको ऐसे अकम्प्लिश कर सकते हैं। उसके बाद फिर आर्किटेक्चर से आप जब आपको ये दोनों चीज़ें पता चल जाएंगी, सारा कुछ अपनी रिक्वायरमेंट्स भी, तो आप आर्किटेक्चर के पास जाएंगे, वो आपको एक मॉडल सा डिज़ाइन तैयार करके देगा ना आपके घर का, ठीक है। वो सिस्टम डिज़ाइन जिसको कहते हैं यहाँ पे, यानी डेटाबेस में वो टर्म आपके लिए सिस्टम डिज़ाइन यूज़ हो रही है। उसके बाद फिर मज़दूर जो है ना वो डेवलप करना स्टार्ट करेंगे, यानी घर बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देयर आर सर्टन सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स दैट नीड्स टू बी फॉलोड। सेम इज़ द केस विद डेटाबेस सॉफ्टवेयर एज वेल, डेटाबेस सिस्टम एज वेल। एक डेटाबेस सिस्टम जब किसी ऑर्गेनाइजेशन का बनाने लगेंगे, एक यूनिवर्सिटी है वो प्रोग्रामर को हायर करेगी, डिज़ाइनर को हायर करेगी कि आप काइंडली हमारे यूनिवर्सिटी के लिए सॉफ्टवेयर बना दें, ठीक है, हमने पूरी यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड कंप्यूटराइज्ड कर देना है। तो उसके लिए जो स्टेप्स फॉलो किए जाएंगे उन सारे फेजेस को क्या कहते हैं, इट्स अ सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, यानी सिस्टम को डेवलप करने का जो पूरा साइकिल है, दैट इज़ कॉल्ड एज SDLC, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। सो SDLC इज़ अ कॉन्वेंशनल वे, ठीक है, यानी एक जनरल वे है टू डेवलप अ system. So it's a conventional way to develop an information system. इंफॉर्मेशन सिस्टम से मुराद यहाँ पे यही डेटाबेस सॉफ्टवेयर ही है, डेटाबेस सिस्टम ही है। स्टेप्स क्या हैं SDLC के, इन सब स्टेप्स को हम बारी बारी डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहला स्टेप है प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, सिस्टम डिज़ाइन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सिस्टम टेस्टिंग, सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन एंड सिस्टम मेंटेनेंस। नामों से ही थोड़ा थोड़ा आइडिया हो रहा है कि हर फेज़ में या हर स्टेप में असल में हो क्या रहा है, ठीक है। मूव कर जाते हैं हम सबसे पहली फ़ेज़ में, दैट इज़ प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेट करना ना, प्रीलिमिनरी होता है इनिशियल, स्टार्टिंग में इन्वेस्टिगेशन जो हो रही है। इन्वेस्टिगेशन क्यों हो रही है अभी मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि सबसे पहले पता तो चले कि बनाना क्या है, इनके रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, ये चाह क्या रही हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन क्या चाह रही है। तो अगर मुझे हायर किया किसी यूनिवर्सिटी ने, आए जी हमारा सॉफ्टवेयर बनाएं, मैं सबसे पहले जाके अंडरस्टैंड करूँगी ऑर्गेनाइजेशन को, उनसे पूछूंगी भाई आपको पहले क्या मसाइल थे, आप सॉफ्टवेयर बनाना चाह रही हैं, इसमें आप चाह क्या रहे हैं, पहले वाला जो सिस्टम आपका चल रहा है उसमें क्या डेफिशिएंसीज़ हैं। सो इस फेज़ का क्या पर्पज़ है, क्या ऑब्जेक्टिव है, टू आइडेंटिफाई डेफिशिएंसीज, पहले क्या कमी है आपके उसमें कि आप कंप्यूटराइज्ड सॉफ्टवेयर पे मूव कर रही हैं, आपके रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, आप जिस एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उसकी नीड्स क्या हैं। तो इस फेज़ में आइडेंटिफाई की जाती हैं पहले वाले एग्जिस्टिंग सिस्टम की डेफिशिएंसीज और यूज़र की रिक्वायरमेंट्स। जब आपको वो पता चल जाएंगी डेफिशिएंसीज भी, रिक्वायरमेंट्स भी, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि जो आपने सिस्टम बनाना है या जो वो चाह रहे हैं वो बनाना चाहिए भी या नहीं, मतलब उससे कोई फ़र्क भी पड़ेगा कि नहीं। सो इस इन्वेस्टिगेशन का क्या फ़ायदा है, एन इम्पॉर्टेंट रिजल्ट ऑफ प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन इज़ वेदर द सिस्टम टू बी डेवलप्ड इज़ फिजिबल और नॉट। आपको आइडिया हो जाएगा इन्वेस्टिगेट करने के बाद वेदर कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर इसके लिए बन भी सकता है या नहीं बन सकता, क्या कंप्यूटर इसका सोल्यूशन दे रहा है, क्या ये जो चीज़ें मांग रही हैं ये मैं इनको प्रोवाइड सॉफ्टवेयर की सूरत में कर सकता हूँ। तो मुझे सिस्टम डेवलप भी करना चाहिए या नहीं, या वहीं पे जवाब दे दूँ नहीं बेटा जो आप चाह रहे हैं वो हमसे नहीं बन सकता है, आपकी रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई नहीं हो सकती हैं। सो आपको आइडिया हो जाएगा ना कि आपने आगे मूव करना भी है या नहीं मूव करना है। फिजिबिलिटी इज़ डिटर्मिन्ड ऑन द फॉलोइंग पैरामीटर्स। क्या क्या चीज़ें देख के पता चलता है कि सिस्टम डेवलप करना चाहिए या नहीं। पहला पॉइंट क्या है, व्हेन करंट टेक्निकल रिसोर्सेज
or technology is available in the developers organization or in the market that is capable of handling the users requirements। हो सकता है वो जो चाह रहे हो, अभी टेक्निकल रिसोर्सेज इतने हैं ही नहीं है, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हुई नहीं है, टेक्नोलॉजी में वो चीज़ें हैं ही नहीं है कि वो इम्प्लीमेंट भी हो सके, कि यूज़र जो चाह रहा है उसके रिक्वायरमेंट में भी टेक्निकली हम उसको प्रोवाइड कर भी ना सकें। ठीक है, तो पहले तो ये चीज़ देखी जाएगी। उसके बाद अगर वो जो टेक्निकल जो चीज़ें डिमांड कर रहा है कि ये चीज़ें होनी चाहिए, मैं ये चाह रहा हूँ, जब आप उसको पता चलेगा तो आपको आइडिया हो जाएगा नहीं भाई ये तो अभी फ़िलहाल टेक्नोलॉजी ये काम कर ही नहीं सकती ना, ये इसकी जो नीड्स हैं वो सेटिस्फाई हो ही नहीं सकती हैं। फिर हो सकता है कि टेक्नोलॉजी तो कर सकती हो लेकिन द सिस्टम इज़ कॉस्ट इफ़ेक्टिव इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली, उस पर कॉस्ट ही इतनी आ रही है कि जब आप उसको बताएंगे तो वो कहेगा ना बाबा ना, आप रहने दें, मैं पहले सिस्टम से ही गुजारा कर लूँगा। ठीक है, कि आपका जो सिस्टम आप बनाने लगे हैं क्या वो इकोनॉमिकली या फाइनेंशियली कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, आप उसकी कॉस्ट को बर्दाश्त कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे। हो सकता है वो जो नीड्स बता रहा हो मे बी वो फुलफ़िल आप कर सकते हो आपके, हाँ जी, लेकिन जब आप उसका कॉस्ट बताएं वो कहें नहीं जी थैंक यू सो मच, और आप वहीं पे काम फिर रोक देंगे डेफिनेटली। तो प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन का ये भी फ़ायदा हो गया है ना कि आपने डिसाइड कर लिया कि आपने ये काम करना है या नहीं करना है। उसके बाद हाउ इफ़ेक्टिवली द यूज़र विल ऑपरेट दिस सॉफ्टवेयर वंस इंस्टॉल्ड, आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन में यूज़र्स हैं क्या इसको ये इस काबिल है कि ये इस सिस्टम को इस्तेमाल भी कर सकते हैं कि नहीं, क्या इफ़ेक्टिवली अच्छे तरीके से इसको अगर मैं इनको बना के दे दूँ ये यूज़ कर सकेंगे कि नहीं। तो अगर यूज़र्स ही नहीं लें, वो उस चीज़ को ऑपरेट ही नहीं कर सकेंगे, या बहुत ज़्यादा अनएजुकेटेड हैं, या उनको ये अंडरस्टैंडिंग से वो बाहर की चीज़ है, तब भी आप रुक जाएंगे। हो सकता है ऑनर तो पैसे लगाने के लिए तैयार हो, आप भी बनाने के लिए तैयार हो, लेकिन वहाँ पर लगाने का कोई फ़ायदा उस सॉफ्टवेयर का ना हो। तो ये सारे डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जिनसे आप डिसाइड करते हैं कि सिस्टम बनाना फिजिबल है या नहीं, कि बनाना चाहिए सिस्टम को या नहीं बनाना चाहिए। जब आप सारी इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं तो आप एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, उस रिपोर्ट को कहा जाता है फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट। इन्वेस्टिगेशन के बाद आपको पता चल गई, सारी रिक्वायरमेंट्स पता चल गई, आपको नीड्स पता चल गई, आपने एग्जिस्टिंग सिस्टम को स्टडी कर लिया, आपने देख लिया टेक्नोलॉजी वेदर इसको सपोर्ट कर रही है या नहीं कर रही है, यूज़र इसको यूज़ कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे, आपने क्या क्या एक एंड में रिपोर्ट तैयार कर दी। उस रिपोर्ट को क्या कहा जाता है, इट्स अ फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट। ये जब आप यूज़र को देते हैं, यानी जिसने आपको कहा है, जिस ऑर्गेनाइजेशन के ने या मैनेजर ने या आपके CEO ने, जिसने भी कि ये सॉफ्टवेयर बनाना है, तो जब आप वो रिपोर्ट उसको देंगे तो वो फिर उस रिपोर्ट को आइदर एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट। एक्सेप्ट का मतलब ये है कि वो कहेगा कि हाँ रिपोर्ट ठीक है, अच्छी है, चलो हम अब बनाना स्टार्ट कर लेते हैं, काइंडली स्टार्ट बिल्डिंग अप द डेटाबेस सॉफ्टवेयर। ठीक है, या फिर उसको रिजेक्ट कर देगा कि नहीं पैसे ज़्यादा लग रहे हैं, या ये हमारा टाइम ज़्यादा लग रहा है, या व्हाटसोएवर। ठीक है, जब आप रिपोर्ट देंगे तो आप फिर उनसे उसकी एक्सेप्टेंस लेंगे कि क्या आपको ये प्रपोज़ल एक्सेप्टेड है या नहीं है। अगर तो वो एक्सेप्ट कर लेता है कि येस वी एक्सेप्ट द प्रपोज़ल, तब आप नेक्स्ट फेज पे जंप करेंगे, अदरवाइज़ आप सॉफ्टवेयर डेवलप करना वहीं पे स्टॉप कर देंगे। सो द नेक्स्ट फेज इज स्टार्टेड व्हेन द प्रपोज्ड सिस्टम इज़ एक्सेप्टेड। ये फेजेस ऑफ SDLC एक ब्लॉक डायग्राम की सूरत में एक्सप्लेन किया गया है। डिफरेंट स्टेप्स, प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है, एनालिसिस है, डिज़ाइन है, उसके बाद डेवलपमेंट पे मूव करते हैं, टेस्टिंग पे, इम्प्लीमेंटेशन पे, मेंटेनेंस पे। आगे अभी हम लोगों ने प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन किया है, आपने फिजिबिलिटी रिपोर्ट दे दी है। अब अगर वो एक्सेप्ट हो गई है तो हम नेक्स्ट स्टेप यानी एनालिसिस पे जाएंगे। एनालिसिस जिसको हम रिक्वायरमेंट एनालिसिस भी कहते हैं, दिस इज़ द सेकेंड फेज ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। इस फेज़ में एनालिसिस का मतलब भी क्या होता है, एनालाइज करना, डीपली अंडरस्टैंड करना। इन्वेस्टिगेशन में थोड़ी इनिशियल लेवल की इन्वेस्टिगेशन थी, एनालिसिस में पूरे सिस्टम को डीपली अंडरस्टैंड किया जाता है, उसका एक एक पार्ट को, एक एक डिपार्टमेंट को स्टडी किया जाता है। ठीक है, प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में तो जनरल गोल्स देखे हैं ना, ओवरऑल एक उसमें थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन हुई है, थोड़ी बहुत स्टडी हुई है, दिस इज़ द डिटेल्ड स्टडी।
जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप बनाने लगे हैं उनकी नीड्स की डिटेल स्टडी की जाती है। स्टडी किया जाता है कि उनके रिक्वायरमेंट्स, उनकी जो नीड्स हैं उनमें कैसे इम्प्रूवमेंट लाई जा सकती है। मींस उनके जो सिस्टम हम उनको बना के देंगे, हाउ कैन इट बी इम्प्रूव्ड। सो इन दिस फेज द करंट बिजनेस सिस्टम इज स्टडीड इन डिटेल। उनके ऑर्गेनाइजेशन का एक एक डिपार्टमेंट, एक एक काम, आप जो डेवलपर है, जो एनालिस्ट्स हैं, वो उसको डिटेल से स्टडी करेंगे। अच्छा, जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, छोटे मोटे सॉफ्टवेयर होते हैं ना, उसमें अक्सर एक ही बंदा एनालिसिस भी कर लेता है, इन्वेस्टिगेशन भी कर लेता है, फिर बना भी लेता है। लेकिन यूजुअली जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उसमें रिक्वायरमेंट्स की टीम अलग होती है, एनालिसिस की टीम अलग होती है, डेवलपर जो बनाता है सॉफ्टवेयर उसकी वो अलग होती है टीम, ठीक है। तो मे बी जो एनालिसिस कर रहा होता है उनको एनालिस्ट्स कहा जाता है, ठीक है। जो डेवलप बनाता है उनको यूजुअली प्रोग्रामर कहा जाता है। तो हो सकता है प्रोग्रामर ही समटाइम्स छोटे सॉफ्टवेयर्स में खुद एनालाइज भी कर रहा होता है, लेकिन यूजुअली ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, बड़े लेवल्स पे एनालिस्ट्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, और फिर वो अपनी एनालिसिस जो रिपोर्ट होती है वो आगे डेवलपर्स को दे रहे होते हैं। सो in this phase, the current business system is studied in detail to find out how it works and where the improvements are required. It includes a detailed study of various operations performed by the system and their relationship within and outside the system. I've already explained कि आप इसमें डिटेल में हर डिपार्टमेंट का हर ऑपरेशन स्टडी करते हैं, उनका आपस में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का क्या ताल्लुक़ है, डिफरेंट जो एंटिटीज़ हैं जिनके बारे में डाटा रखा जा रहा है उनके क्या रिलेशनशिप्स हैं, सिस्टम के बाहर इसको का कोई अगर रिलेशनशिप है तो वो क्या है, सबकी सब डिटेल स्टडी की जा रही है। यूज़र्स जो हैं और एनालिस्ट मिल के काम कर रहे होते हैं, ठीक है। पूरे एनालिसिस फेज में वो यूज़र से भी एनालिस्ट इंटरेक्ट करता रहता है कि आप ये काम कैसे कर रहे हैं, ये किस तरह होना चाहिए, ऑलरेडी किस तरह से हो रहा है, आपकी नीड क्या है। तो रिक्वायरमेंट्स की मज़ीद डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग इसमें की जाती है, और इसके एंड पे जो रिपोर्ट तैयार की जाती है या डॉक्यूमेंट, उसको क्या कहते हैं, रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफिकेशन। सो सारी डीप स्टडी के बाद आपने जो रिपोर्ट तैयार की कि इस सिस्टम के इनपुट्स क्या होंगे, आउटपुट्स क्या होंगे, क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा, दैट ऑल इज़ सम्ड अप और रिटन इन अ डॉक्यूमेंट विच इज़ कॉल्ड एज द रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट। अच्छा, अब हो सकता है देखिए इसमें भी इवन प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में तो ओके कर दिया गया हो, लेकिन जब अगली फेज़ एनालिसिस में पहुंचे हैं और जब आपने रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट दिए, तो अभी भी चांस होता है कि मैनेजर या जो यूज़र है जिसने आपसे डिमांड किया सॉफ्टवेयर, वो आपकी इस रिपोर्ट को देख के रिजेक्ट कर दे, ठीक है, कि आप आगे मूव करें या ना करें। तो देयर इज़ अ चांस कि एनालिसिस के बाद भी आपका सिस्टम डेवलपमेंट जो है वो स्टॉप कर दी जाए। मे बी इस लेवल पे भी रिजेक्शन इज़ पॉसिबल। रिक्वायरमेंट एनालिसिस के बाद जो नेक्स्ट फेज़ आती है दैट इज़ सिस्टम डिज़ाइन। अब मॉडल तैयार करना है, हमने मॉडल्स पढ़े थे ना डिफरेंट, ठीक है। नाउ वी हैव टू डिज़ाइन द सिस्टम, वी हैव टू मेक दिस, यानी पिक्चर लाइक फॉर्म, एक पिक्चर लाइक फॉर्म दें आप इसको, ताकि अंडरस्टैंडिंग में इजी हो जाए। जो जब आप वो पिक्चर डिज़ाइन देंगे डेवलपर को, प्रोग्रामर को, तो उसके लिए सॉफ्टवेयर बनाना बहुत आसान हो जाएगा। सो द रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज़ प्रोवाइड्स द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सिस्टम, यानी पिछली फ़ेज़ क्या बता रही थी, रिक्वायरमेंट्स, और जो ये फ़ेज़ है ये डिज़ाइन कर रही है कि उन रिक्वायरमेंट्स को कैसे फुलफ़िल किया जा सकता है। जैसे मॉडल नहीं घर का तैयार किया जाता, ठीक है, वो मॉडल आपके रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक होते हैं ना, जितने कमरे आपने किए होते हैं उतने ही उसके घर के डिज़ाइन में उतने कमरे उसने आर्किटेक्चर ने बना के दिए हुए होते हैं। तो ये भी एक पिक्चर लाइक फॉर्म होती है, साथ में डिटेल डिस्क्रिप्शंस भी होती हैं। सो एक जो है वो रिक्वायरमेंट एनालिसिस के बाद सिस्टम का डिज़ाइन तैयार किया जाता है। So this design phase states how a system will meet the requirements identified during system analysis phase as mentioned in the requirements specification। यानी पिछली जो थी फेज़ उसकी रिपोर्ट का क्या नाम था, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन नाम था ना। तो इस फेज़ में बताया जाता है कि ये रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में जो चीज़ें बताई गई हैं उनका डिज़ाइन क्या होगा, ठीक है, उनको कैसे बनाया जाएगा, उनको कैसे परफॉर्म किया जाएगा।
जब ये तीन चीज़ें पिछली चीज़ें मिलती हैं ना डेवलपर को, प्रोग्रामर को, उसके लिए प्रोग्राम बनाना बड़ा आसान हो जाता है, सॉफ्टवेयर को डेवलप करना बड़ा आसान हो जाता है। तो अब जब एक मॉडल भी बन जाएगा, ये ऐसे ही जैसे घर का जब आप एक मॉडल दे देंगे ना एक मज़दूरों को, ठेकेदार को, उसको पता चल जाएगा कि अच्छा घर ऐसा बनना है, अब उसके लिए बनाना बड़ा आसान हो गया। सो सेम इज़ द केस विद एप्लीकेशन डेटाबेस प्रोग्रामर्स एज वेल। जब उनको डिज़ाइन तक की सारी चीज़ें डिटेल में पता चल जाएंगी, उनको मॉडल एक सामने आ जाएगा, अब उनके लिए सॉफ्टवेयर बनाना बहुत आसान हो जाता है। सिस्टम डिज़ाइन करते हुए जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं वो क्या की जाती हैं? आइडेंटिफिकेशन ऑफ डाटा एंट्री फॉर्म्स अलॉन्ग विद द डाटा एलिमेंट्स, यानी डिज़ाइन में ही सारे फॉर्म्स बताए जाते हैं। आपके सॉफ्टवेयर में क्या होता है, सामने फ्रंट एंड आ रहा होता है ना, यूज़र्स के लिए फॉर्म्स आ रहे होते हैं जिसमें वो डाटा एंटर कर रहा होता है, ठीक है, उसमें क्या क्या डाटा एंटर करना है। तो डिज़ाइन में ये चीज़ें भी मेंशन कर दी जाती हैं कि एंट्री फॉर्म्स कौन कौन से होंगे, उसमें क्या क्या डाटा एंटर किया जाएगा, रिपोर्ट्स कौन कौन सी तैयार होंगी, आउटपुट सिस्टम से आउटपुट क्या मिलेगी, सिस्टम हमें क्या कैलकुलेट कर करके देगा, क्या रिज़ल्ट हमें किस तरह से देगा, ठीक है। So they design the form or display it as expected in the system। तो डिज़ाइनिंग जो बना के दी जाती है, जो सॉफ्टवेयर के डिज़ाइंस बनाए के दिए जाते हैं, जो बनाने लगे हैं सॉफ्टवेयर, उसमें फॉर्म्स के बारे में, रिपोर्ट्स के बारे में, उनकी आउटपुट्स सामने शो क्या होंगी, किस तरह के यूज़र को किस तरह का फॉर्म नज़र आएगा, ये सारी की सारी चीज़ें सिस्टम डिज़ाइन में मेंशन कर दी जाती हैं। दिस मे बी डन ऑन अ पेपर और ऑन अ कंप्यूटर डिस्प्ले यूजिंग एनी डिज़ाइन टूल्स। ज़्यादातर कंप्यूटर में ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें आप ये डिज़ाइंस, आर्किटेक्चर्स वगैरह बना सकते हैं। अगर डिज़ाइनर्स चाहें तो यही डिज़ाइन पेपर में भी बना के दे सकते हैं। टेबल्स कौन कौन से बनने हैं, ठीक है, टेबल्स के अंदर डाटा कौन कौन सा एंटर होना है, सारी एक्सेस राइट्स क्या होंगे, प्रिविलेजेस किसको क्या मिलने हैं, ठीक है, डाटा टाइप्स के मुतालिक बताया जाता है, कॉन्टेक्स्ट होगी, फील्ड होगी, जो कॉन्स्ट्रेंट्स हैं वो बताए जाते हैं, ठीक है। तो ये हमने मॉडल्स पढ़े थे ना एक तरह से, जो पहले पढ़ चुके हैं, फिज़िकल मॉडल, रिलेशनल मॉडल, वो सारे के सारे असल में सिस्टम डिज़ाइन में ही बताए जाते हैं, बनाए जाते हैं। ऐसे प्रोसीजर्स बताए जाते हैं कि ये इनपुट अगर यूज़र देगा तो उसको एज अ रिज़ल्ट आउटपुट कैसे और क्या मिलेगी। इस फेज़ के एंड पे जो डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है उस डॉक्यूमेंट को कहा जाता है डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन। पहली जो फ़ेज़ थी उसके एंड पे फिजिबिलिटी रिपोर्ट दी जा रही थी, दूसरी जो फ़ेज़ थी रिक्वायरमेंट एनालिसिस के एंड पे कौन सी रिपोर्ट दी जा रही थी, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन दी जा रही थी। और डिज़ाइन जब बन जाएगा, सारा काम डिज़ाइनिंग का हो जाएगा, तो जो रिपोर्ट तैयार की जाती है उसको कहते हैं डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन। अब यहाँ पे डेवलपर प्रोग्रामर का काम स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे घर के बनाने वाले मज़दूरों का काम स्टार्ट हो गया कि अब उन्होंने घर बनाना शुरू कर देना है। तो अब यहाँ पे भी डेवलपर को जब डिज़ाइन मिल गया, डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन मिल गया, तो अब क्या है, इट इज़ गिवन टू दी प्रोग्रामर्स टू स्टार्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ये डिज़ाइन दे दिया गया है किसको, प्रोग्रामर्स को, ताकि वो डेवलपमेंट स्टार्ट कर दे, बनाना सॉफ्टवेयर स्टार्ट कर दे। अब वो कंप्यूटर पे बैठ जाए और सॉफ्टवेयर स्टार्ट होना जो है, सॉफ्टवेयर बनाना स्टार्ट हो गया है। सो नेक्स्ट फेज़ क्या है, इसके बाद ज़ाहिर है सॉफ्टवेयर बनना स्टार्ट हो गया, तो इस फेज़ को हम कहेंगे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, यानी कोडिंग, प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो गई है। एक्चुअल कोडिंग ऑफ द प्रोग्राम्स इज़ डन। सो प्रोग्राम बनाना स्टार्ट कर दिया है। आप लोगों ने विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग थर्ड ईयर में की थी, उसमें क्या होता है, आप लोग प्रोग्राम बना रहे होते हैं, साथ साथ एरर्स आ रहे होते हैं, आप टेस्ट कर रहे होते हैं, डाटा डाल डाल के आप देते हैं। अच्छा जी, जैसे फैक्टोरियल का प्रोग्राम आपने किया था, आपने एंटर किया 5 नंबर, तो वो फिर बताता है 125, आपको पता चल जाता है हाँ मेरा प्रोग्राम ठीक है जी, 5 का फैक्टोरियल 125 ही है। आपने डमी डाटा डाला ना उसको टेस्ट करने के लिए, आपने 5 डाला, तो जब उसने 125 रिजल्ट दिया, आपको पता था 5 का आंसर 125 होता है, तो आपको पता चल गया जी मेरा प्रोग्राम बिल्कुल ठीक है। सो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फेज़ में क्या कर रहे हैं, प्रोग्राम बना रहे हैं और उसको साथ साथ टेस्ट भी कर रहे हैं यूजिंग डमी डाटा, और साथ साथ डॉक्यूमेंटेशन। हर स्टेप में डॉक्यूमेंटेशन बड़ी मस्ट होती है, मीन्स उसकी रिटर्न रिपोर्ट लिखी जाती है।
आप साथ साथ जो प्रोग्राम बना रहे हैं उसकी रिटर्न रिपोर्ट दे रहे हैं कि ये जो मेरा प्रोग्राम बनाया ये काम कर रहा है। आप डॉक्यूमेंटेशन साथ साथ लिख रहे हैं, उसमें बता रहे हैं कि ये काम कैसे और किस तरह से होगा। ये ऐसे ही है ना, जैसे आपको जब आप कोई भी डिवाइस ख़रीद के लाते हैं, जैसे आप एक एसी या फ्रिज लेके आए, उसके साथ एक यूज़र मैनुअल मिलता है ना, तो वो असल में जो इन्होंने बनाया वो होता है, उन्होंने ही वो साथ में वो डॉक्यूमेंटेशन बनाई होती है। जिसने एसी बनाया, जिसने फ्रिज, वो डॉक्यूमेंटेशन इसलिए बनाते हैं कि बाद में यूज़र्स को थोड़ी हेल्प मिल जाएगी कि उनको पता चल जाएगा कि ये एसी कैसे काम करता है, कौन सा बटन किस तरह से काम कर रहा है। तो जब प्रोग्राम्स की भी वो डॉक्यूमेंटेशन करेंगे जो डेवलपर्स हैं, तो एंड में उनके लिए भी वो यूज़फुल है। बाद में किसी ने उस सॉफ्टवेयर में चेंजेस करनी है, उसके लिए भी यूज़फुल है, यूज़र्स के लिए भी यूज़फुल है, क्योंकि उसमें पता चल रहा है कि वो प्रोग्राम्स या प्रोसीजर्स हैं वो किस तरह से कोड किए गए हैं, वो कैसे यूज़ हो सकते हैं। डेवलपमेंट के बाद जो नेक्स्ट जो है फेज़ है, दैट इज़ सिस्टम टेस्टिंग। एक तो ये टेस्टिंग है ना कि जैसे आप जब प्रोग्राम्स बनाते थे, रन करते थे, एरर आता था या रन करते थे तो वो आप 5 डाल के चेक करते थे कि आउटपुट आ रही है ठीक या नहीं आ रही है। एक ये कि पूरा जब सॉफ्टवेयर पूरा सिस्टम बन गया उसको ओवरऑल भी टेस्ट किया जाए। एक तो साथ साथ आप लाइंस चेक कर रहे हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में चेकिंग कर रहे हैं, एक वो टेस्टिंग है, और एक टेस्टिंग एज अ होल है। जब पूरा सॉफ्टवेयर बन गया है तो उसको भी टेस्ट किया जाए। ठीक है, पहले प्रोग्राम्स को टेस्ट किया जाए इंडिविजुअली, और उसके बाद जब पूरा सॉफ्टवेयर डेवलप हो गया है, बहुत सारे प्रोग्राम्स मिलके एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं ना, तो जब पूरा सॉफ्टवेयर डेवलप हो गया तो ओवरऑल पूरे सिस्टम को भी टेस्ट किया जाए। टेस्टिंग में आप एक तो ये भी होगा कि वो ठीक डाटा दे रहा है, और ये भी होगा कि जो मांगा था असल में ऑर्गेनाइजेशन ने, यूज़र ने हमसे, वो भी बनाए कि नहीं, हमने कुछ और बना के उसको दे दिया। काम तो बड़ा अच्छा कर दिया लेकिन उसकी नीड्स को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, वो जो चाह रहा था वो बना ही नहीं है। इस फेज़ में क्या किया जा रहा है, सारे मॉड्यूल्स यानी छोटे छोटे जो प्रोग्राम्स आपने सारे बनाए थे उनको इंटीग्रेट किया जा रहा है, उनको जॉइन किया जा रहा है। एक देखें यूनिवर्सिटी का सॉफ्टवेयर है तो मे बी उसमें एक प्रोग्रामर उसको ना बना रहा हो, आप कह रहे हो कि फ़ी वाला काम ज़रा प्रोग्राम तुम बनाओ, तो स्टूडेंट रिकॉर्ड वाला काम मैं बनाता हूँ, मैं प्रोग्राम बनाता हूँ, 2-3 प्रोग्रामर्स ने आपने लेट्स सपोज मिलकर डिवाइड किया है, तो एंड पे क्या करेंगे, वो सारे अपने प्रोग्राम्स को इंटीग्रेट कर देंगे, सबको ज्वाइन कर देंगे, क्योंकि बनना तो ये पूरा ओवरऑल एक सॉफ्टवेयर है ना। तो इस फेज़ में सारे जब मॉड्यूल्स को, प्रोग्राम्स को इंटीग्रेट जॉइन करते हैं, और फिर जॉइन करके भी टेस्ट करते हैं कि क्या ये सही स्पेसिफिकेशन जो रिक्वायरमेंट्स थी उनके मुताबिक रिज़ल्ट्स दे रहे हैं या नहीं दे रहे। स्पेशल टेस्ट डाटा इज़ प्रिपेयर्ड एज इनपुट फॉर प्रोसेसिंग। आप टेस्टिंग के लिए डाटा इसमें एंटर करते जाते हैं, आपको ऑलरेडी वो पता होता है कि ये डाटा एंटर करूँ तो ये जवाब आएगा। ठीक है, तो आपने कुछ डाटा ऐसा प्रिपेयर किया हुआ होता है, आप उसके थ्रू टेस्ट करते हैं पूरे सिस्टम को, पूरे सॉफ्टवेयर को, कि क्या ये ठीक रिज़ल्ट्स दे रहा है कि नहीं। द रिज़ल्ट्स आर एग्जामिन, जो रिज़ल्ट वो देता है आप उसको एग्जामिन करते हैं कि वो करेक्ट है या नहीं है। अच्छा जी, अब सिस्टम बन गया है जी, बहुत अच्छा सा टेस्ट भी हो गया है, सारा कुछ ओके हो गया है। अब इम्प्लीमेंटेशन का टाइम आ गया। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब ये है कि अब जाके उस ऑर्गेनाइजेशन को वो सिस्टम दे देना, उनके वहाँ पे इंस्टॉल कर देना जी, अब आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मुझे किसी यूनिवर्सिटी ने कहा था बना के दो, मैंने सारा काम कर लिया है, टेस्ट भी कर लिया, सॉफ्टवेयर बड़ा परफेक्ट बन गया। अब मैंने जाके सॉफ्टवेयर उनको दे देना है कि, और उनके डिपार्टमेंट्स में इंस्टॉल कर देना है कि आप लोग सारे इसको यूज़ करना स्टार्ट कर दें। लेकिन इंस्टॉल करने के साथ साथ मुझे उनको ट्रेन भी करना पड़ेगा। यूज़र पर्सनल आर ट्रेंड टू ऑपरेट द सिस्टम। मैं उनको बताऊंगी भाई ये सॉफ्टवेयर जो मैंने बनाया है इसको यहाँ पे क्लिक करें तो ये होता है, यहाँ पे क्लिक करें तो ये होता है। स्टूडेंट जब लॉगिन करेगा तो ये फॉर्म आएगा, टीचर लॉगिन करेगा तो ये फॉर्म आएगा। ठीक, फिर जो डाटा उस सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए चाहिए, कोई फाइल्स चाहिए हैं वो भी मैं साथ ही इंस्टॉल कर दूँगी। ठीक है, उनको बना के वो भी साथ ही लगा दी है मैंने। इन दिस फेज़ द डेवलप्ड सिस्टम इज़ इंस्टॉल्ड फॉर यूज़। मैंने जाकर इंस्टॉल कर दिया उनके कंप्यूटर्स पे, और यूज़र्स को ट्रेन भी कर दिया, और जो डाटा चाहिए उस सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए वो भी साथ में एंटर कर दिया। सिस्टम मेंटेनेंस तो ऑन गोइंग फेज़ है, यानी ये हर वक्त ही चलेगी ना। हो सकता है फ़ॉरेन सिस्टम में प्रॉब्लम्स अभी आना शुरू हो जाए, हो सकता है कोई 1-2 महीने सिस्टम ठीक चले, उसके बाद जो है वो प्रॉब्लम्स आना शुरू कर दे। तो मेंटेनेंस का काम बाद में चलता रहेगा।
अच्छा, द सिस्टम मे बिकम यूजलेस या लेस यूजफुल इफ़ एनी चेंजेस अकर्स इन द यूज़र एनवायरनमेंट। यानी लेट्स सपोज ऑर्गेनाइजेशन में कोई ओवरऑल चेंजेस आ जाती हैं, ऐसी चेंजेस जो कि उस सॉफ्टवेयर में मेंशन नहीं थी, तो अब उसके लिए वो सॉफ्टवेयर ही इतना काम का नहीं रहा ना, हो सकता है। ठीक है, अब उस केस में आप क्या करेंगे, उस पूरे सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई भी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। द सॉफ्टवेयर मे बी मॉडिफाइड फॉर इट्स इफेक्टिव यूज। जो थोड़ी बहुत चीज़ें उनके ऑर्गेनाइजेशन में मज़ीद स्टार्ट हुई हैं, नए काम होना स्टार्ट हुए हैं, उनको ऐड अप कर दिया जाए। ठीक है, एक तो ये कि कोई गड़बड़ आई तो उसको ठीक किया जाए, और एक ये कि अगर कोई नया काम डालना है सॉफ्टवेयर में, कोई नई और रिक्वायरमेंट्स आ गई हैं, तो उनको भी ऐड अप कर दिया जाए। तो दोनों सिस्टम मेंटेनेंस में आएंगे। द एक्टिविटी ऑफ सिस्टम मेंटेनेंस में वेरी, यानी ये एक्टिविटी वेरी कैसे कर सकती है। ये एक्टिविटी छोटी सी भी हो सकती है, बहुत टाइम टेकिंग भी हो सकती है। डिपेंड करता है स्केल ऑफ मॉडिफिकेशन पे कि आपने कितनी इन्हांसमेंट, कितनी चेंजेस चाहिए यूज़र को। ज़्यादा चेंजेस बहुत बड़ी बड़ी चाहिए तो ये एक्टिविटी बहुत प्रोलॉन्ग हो सकती है। थोड़ी बहुत चेंजेस चाहिए तो मे बी जल्दी से ये मेंटेनेंस का काम हो जाए और जो है वो उसकी रिक्वायर्ड चेंजेस उसमें बन जाए। So that's all for today's lecture. Hopefully you have understood it clearly. Thank you so much.